नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल दक्ष क्लासेस उत्तरकाशी में। आज हम लोग इसी सीरीज़ का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग विज्ञान के प्रश्न देखेंगे जो सामान्यतः आर्मी के अग्निवीर में, टीटी के एग्ज़ाम में, फॉरेस्टर के एग्ज़ाम में या उत्तराखंड के जितने भी आपके पास ग्रुप सी के पेपर होते हैं उनमें सामान्यतः उसमें पूछा जाता है। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने आज जो पहला प्रश्न आपके पास लिया है वह इस प्रकार से रहेगा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि जो आपके पास रेस्पिरेशन किस प्रकार के आपके पास रिएक्शन है। इसमें जो आपके पास पहला ऑप्शन रहेगा वह रहेगा ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन या ऊष्माशोषी। तो इसका जो आपके पास ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, आपके पास जो आंसर से वो आपके पास रहेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन एक प्रकार की अभिक्रिया जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरा जो प्रश्न रहेगा इस प्रकार से रहेगा, आलू चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी होती है, यानी कि जो आपके पास आलू के चिप्स होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है। इसका जो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस भरी होती है, दूसरा नाइट्रोजन गैस भरी होती है, तीसरा हीलियम, चौथा मीथेन। तो आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है। इसका जो आपके पास आंसर रहेगा वह इस प्रकार से रहेगा कि जो आलू के चिप्स होते हैं उनके पन्नियों में आपके पास नाइट्रोजन गैस भरी होती है, यानी कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो आलू के चिप्स में भरी होती है। तीसरा प्रश्न रहेगा आपके पास, बहते हुए रक्त को रोकने में कौन उपयोगी यौगिक है, यानी कौन सा यौगिक होगा जो ब्लड फ्लो को, यानी कि रक्त जो आपके पास बहता है उसको रोकने में सहायक होता है। इसका जो आपके पास आंसर रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा खाने का सोडा, नौशादर, या तीसरा धावन सोडा, या चौथा फिटकरी। इसका जो आपके पास सही आंसर वो आपके पास हो जाएगा, यानी कि जो आपके पास बहता हुआ रक्त है, जब हमारा कभी हाथ कट जाता हम लोग क्या करते हैं, आपके पास फिटकरी का उपयोग करते हैं, यानी इसका आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, फिटकरी। फिटकरी का उपयोग किसके लिए करते हैं, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, ये चौथे नंबर का जो आपके पास प्रश्न रहेगा वो आपके पास इस प्रकार से रहेगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन CaCl2, तीसरा CaO, चौथा CaOCl2 और चौथा आपके पास CaOCl हो जाएगा। यानी कि जो आपके पास चार ऑप्शन दे रहे कि हमें पूछ रखा है जो आपके पास विरंजक चूर्ण है उसका रासायनिक सूत्र आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका आपके पास रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaOCl2। यानी कि तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा पांचवां प्रश्न, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि जो लैक्टिक एसिड होता है वो नेचुरली हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है, दही से प्राप्त होता है, इमली से प्राप्त होता है, सिरका से प्राप्त होता है, या टमाटर से प्राप्त होता है। इसका जो आपके पास आंसर रहेगा, लैक्टिक एसिड हम लोगों को दही से प्राप्त होने वाला अम्ल होता है। दही यानी कि जिसको हम लोग डेली उपयोग करते हैं, इससे हम लोगों को लैक्टिक एसिड की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, छठवें नंबर का प्रश्न, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, यानी कि जो आपके पास लोहा एवं इस्पात होता है उसे जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। पहला तांबा का, कॉपर का, दूसरा सिल्वर यानी कि चांदी का, तीसरा सोना यानी कि आपके पास गोल्ड का, चौथा जिंक का। तो हम लोग जनरली आपके पास क्या देखते हैं कि जो आपके पास लोहा इस्पात होता है उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत हम लोग क्या करते हैं, इसको इस पर चढ़ाते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा सातवें नंबर का प्रश्न, यानी कि जो आपके पास सातवें नंबर का क्वेश्चन है वो रहेगा कि आपके पास कार्बन क्या है। कार्बन
एक प्रकार की धातु है, एक प्रकार की अधातु है, एक प्रकार की उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो आपके पास कार्बन होती है एक प्रकार की अधातु होती है, यानी कि नॉन मेटल्स होती है। और हम लोगों को पूछा जाता है कि जैसे धातुओं के गुण क्या होते हैं, अधातुओं के गुण क्या होते हैं, ये आप लोगों को क्लास में बता दिया गया है। अगला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा 8वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में आप लोगों को दिया गया है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, यानी कि जो आपके पास आवर्त सारणी है उसके जो आपके पास सदस्य हैं वो आपके पास अम्लीय हैं, क्षारीय हैं, अक्रिय हैं या मिश्र धातु हैं। इसका जो आपके पास आंसर रहेगा वह रहेगा क्षारीय धातु, यानी कि जो क्षारीय धातु तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में रखे गए हैं। अगला प्रश्न होगा, जो प्रश्न आपके पास 9वें नंबर का प्रश्न होगा, वो क्वेश्चन हमें पूछा गया है जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो तत्व हैं उनमें तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। पहला आयतन, दूसरा घनत्व, तीसरा द्रव्यमान, चौथा परमाणु संख्या। यानी कि इसका आंसर आपके पास हो जाएगा परमाणु संख्या का, जो परमाणु संख्या होती है वो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों के तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। अगला प्रश्न रहेगा जो आपके पास हो जाएगा 10वें नंबर का प्रश्न, वो रहेगा रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। पहला टीबी, दूसरा मधुमेह जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शुगर भी बोलते हैं, तीसरा एनीमिया, चौथा उच्च रक्तचाप। तो हम लोग क्या बोलते हैं जो आपके पास क्या होता है एनीमिया रोग होता है वो संबंधित होता है आयरन की कमी से। आयरन हम लोग बोलते हैं कि जो आपके पास क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आपके पास जो आयरन होता है उसकी कमी से आपके पास हो जाता है एनीमिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न रहेगा ये रहेगा आपके पास 11वें नंबर का प्रश्न। 11वें नंबर का जो प्रश्न रहेगा पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी कि जो आपके पास जाइलम होता है, जाइलम का कार्य आपके पास क्या होता है, पहला जल का वहन, दूसरा भोजन का वहन, तीसरा अमीनो अम्ल का वहन, चौथा ऑक्सीजन का वहन। तो आपको पता है ऑक्सीजन हो चाहे CO2 है इसका परिवहन आपके पास कौन करते हैं, रंध्र करते हैं, यानी कि स्टोमेटा करते हैं। ये वाला ऑप्शन आपके पास होगा नहीं। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचे, कौन से वाले, भोजन तथा, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, 2 ऑप्शन बचे जल का वहन तथा भोजन का वहन। इसका जो आपके पास सटीक आंसर रहेगा, हम लोगों को पता है कि जो आपके पास जल होता है जल का वहन हमेशा आपके पास कौन करता है, जाइलम करता है, और फ्लोएम क्या करता है, भोजन का वहन। तो इसका आंसर आपके पास पहला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। पहला श्वसन, दूसरा पोषण, तीसरा उत्सर्जन, चौथा उत्तेजनशीलता। तो आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा की इकाई आपके पास क्या होती है, ATP होती है। तो ATP का निर्माण हमेशा आपके पास कब होगा, जब हमारे शरीर में क्या होगा, भोजन के अणु छोटे छोटे अणुओं में टूटेंगे, वह प्रक्रिया आपके पास क्या कहलाएगी, ATP। तो यानी कि श्वसन, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर के लिए क्या बनती है, ऊर्जा, और ऊर्जा की इकाई आपके पास हो जाएगी ATP हो जाएगी। अगला प्रश्न रहेगा हार्मोन स्रावित होते हैं। हार्मोन आपको पता है जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं वो स्रावित होते हैं, उनका सीक्रेशन कहाँ से होता है। पहला अंतःस्रावी ग्रंथि से, एंडोक्राइन ग्लैंड से, दूसरा बहिःस्रावी ग्रंथि से, एक्सोक्राइन ग्लैंड से, तीसरा नलिका ग्रंथि से, ट्यूब्यूल से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है जितने भी हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं, चाहे आपके पास हो किसी भी ग्रंथि का हार्मोन हो, पिट्यूटरी का हार्मोन्स हो, थायराइड ग्रंथि का हार्मोन हो, एड्रिनल ग्रंथि का, चाहे आपके पास इमरजेंसी हार्मोन हो, वो सभी के सभी आपके पास क्या होते हैं, एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से उत्पन्न किए जाते हैं या उनका श्रवण होता है। अगला प्रश्न रहेगा वो प्रश्न नंबर आपके पास 14वां रहेगा कि आपके पास कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। यानी कि जो आपके पास इनमें से कौन सा ऐसा आपके पास
ऑप्शन है जिनका उपयोग कौन करते हैं, जो फलों को बेचते हैं। पहला है आपके पास एब्सिसिक यानी कि ABA करके, दूसरा जिबरेलिन यानी कि GA करके, तीसरा इथाइलिन, चौथा ऑक्सिन। तो हमें बताना है, हम लोगों को पता है ये चारों के चारों आपके पास हो जाएंगे पादप हार्मोन यानी कि फाइटो हार्मोन। इनमें से जो आपके पास कौन सा वाला ऑप्शन है, इथाइलिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार का गैसीय हार्मोन बोलते हैं। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फलों को जल्दी से पकाते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो यानी कि आपके पास इथाइलिन क्या हो जाएगा, पादप नियंत्रक यानी कि फल को बेचने वालों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक प्रकार का पादप हार्मोन है। कभी पूछे कि एकमात्र गैसीय हार्मोन, तो एकमात्र गैसीय हार्मोन भी आपके पास कौन हो जाएगा, इथाइलिन आपके पास हो जाएगा। अगला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा 15वें नंबर का। 15वें नंबर में आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो हम लोगों को पता है हमेशा जो आपके पास उत्तल लेंस होती है इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हमेशा होती है। अगला प्रश्न आपके पास हो जाएगा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का जो वेग होता है वो न्यूनतम आपके पास किस में होता है, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो हमें जनरली पता है यह आपके पास क्या हो जाएगा, जो कांच होता है, कांच में प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। अगला प्रश्न रहेगा इस प्रकार से रहेगा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हम लोगों को, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णांधता। तो हम लोगों को पता है वर्णांधता इसमें आपके पास एक प्रकार का दोष यानी कि देखने में आपके पास रोग नहीं होगा। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा, जो आपके पास दूर दृष्टि दोष है वो आपके पास इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा 18वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में हमें पूछा गया है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ये आपके पास ऑप्शन दे रहा हम लोगों को, पहला ऑप्शन दे रखा उसने नीला दिखाई देता है, उजला दिखाई देता है, लाल या काला। तो जैसे हम लोगों को बोलते हैं कि आसमान नीला है, ऐसे आपके पास अंतरिक्ष में आकाश आपके पास कैसा दिखाई देगा, काला हम लोगों को दिखाई देगा। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार से रहेगा, 19वें नंबर का प्रश्न है, पवनों का देश कहा जाता है। तो जो आप यानी कि जहाँ पर बहुत सारे आपके पास हवाएं चलती है, पहला भारत को कहा जाता है, दूसरा फिनलैंड को कहा जाता है, तीसरा डेनमार्क को कहा जाता है, चौथा अमेरिका को कहा जाता है। तो हमें पता है जो आपके पास डेनमार्क है, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपके पास 20वें नंबर का प्रश्न, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं उनमें नर जनन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। पुंकेसर यानी कि एंथर, दूसरा अंडप यानी कि ओवरी, तीसरा स्टिग्मा और स्टाइल। हमें पूछा है कि आपके पास कौन सा नर जनन अंग है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपके पास जो एंथर होते हैं, पुंकेसर होते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, नर जनन अंग होते हैं, जबकि ओवरी आपके पास क्या, अंडप आपके पास क्या होते हैं, मादा जनन अंग होती है। इसी प्रकार से आपके पास 20 प्रश्न पूरे हुए। अगला 21वें नंबर का जो प्रश्न रहेगा वो आपके पास रहेगा, जो आपके पास जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। पहला वाटसन, दूसरा वैंडेन, तीसरा मेंडेल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि आपके पास वाटसन, वैंडेन, मेंडल, इनमें से किसने आपके पास जीन शब्द की खोज की थी। इसका जो आपके पास आंसर रहेगा वह रहेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो आपके पास जॉनसन है, इन्होंने आपके पास किसकी खोज करी थी, जीन शब्द की प्रस्तावना हम लोगों को बताई थी। और हम लोगों को पता भी है जीन हमारे शरीर की यानी कि आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई भी मानी जाती है। अगला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा 22वें नंबर का प्रश्न। 22वें नंबर का प्रश्न रहेगा, हीमोफीलिया में होता है। हीमोलाइसिस,
रक्त का थक्का नहीं बनता है, आरबीसी से चिपक जाते हैं, डब्ल्यूबीसी कोशिका बख्शी हो जाती है। तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। हीमोफीलिया में हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि जो दूसरा आंसर वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा 23वें नंबर का प्रश्न। 23वें नंबर का प्रश्न आपके पास है, निम्न में से कौन से एक अंतः और बाह्यस्रावी ग्रंथि, यानी कि जिसमें दोनों प्रकार की ग्रंथि होगी, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि भी और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी, एक्सोक्राइन भी एंड एंडोक्राइन भी। तो जनरली हम लोगों को ये क्वेश्चन पता भी होता है। पहला ऑप्शन अग्नाशय पैनक्रियास, दूसरा थायराइड, तीसरा पैराथायरॉयड, चौथा पिट्यूटरी। तो यानी कि जो आपके पास आंसर वो आपके पास क्या जाएगा, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास जो होता है वो हमारे शरीर का आपके पास क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि भी कहलाती है। इसी श्रृंखला में अगला 24वें नंबर का जो प्रश्न है वो है आपके पास, जड़ें विकसित होती हैं। तो जड़ें कहाँ से विकसित होती है, पहला प्लांकुर से, दूसरा तने से, तीसरा पत्ती से, चौथा मूलांकुर से। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं, यानी कि मूल का मतलब आपके पास क्या होता है, जड़ होता है। तो यानी कि जड़ में जब आप, यानी कि जो आपके पास जड़ें विकसित तो हमेशा आपके पास किससे होंगी, मूलांकुर से होती हैं। मूलांकुर का मतलब आपके पास क्या होता है, रेडिकल होता है, जबकि प्लेम्यूल का मतलब आपके पास क्या होता है, प्रांकुर। तो इससे आपके पास क्या बनेंगे, तने बनेंगे, और इससे आपके पास क्या बनेंगे, जड़ें। तो मूलांकुर से आपके पास क्या बनती है, सामान्यतः जड़ें बनती है। अगला प्रश्न रहेगा 25वें नंबर का प्रश्न। 25वें नंबर के प्रश्न में हमें पूछा गया है, बायोगैस का मुख्य घटक है, पहला मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा ब्यूटेन, चौथा हाइड्रोजन गैस। तो इसका जो आपके पास सटीक आंसर वो आपके पास हो जाएगा, यानी कि जो आपके पास मीथेन होती है, मीथेन बायोगैस की मुख्य घटक होती है, जिसका सिंबल आपके पास क्या होता है, CH4। इसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, यानी कि मार्स गैस मीथेन का दूसरा नाम है। सिंबल आपके पास यानी कि रासायनिक सूत्र आपके पास CH4 हो जाएगा। इसका यानी कि ये बायोगैस का आपके पास हो जाएगा, मुख्य घटक हो जाता है। अगला प्रश्न 26वें नंबर का रहेगा। इस प्रश्न में हम लोगों को दिया गया है, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, यानी कि जो आपके पास उपभोग करते हैं, कंज्यूमर जो आपके पास होते हैं, उनकी श्रृंखला में आपके पास कौन आएगा, ग्रीन प्लांट, हरे पौधे, BGA यानी कि नील हरित शैवाल, जंगली जानवर, या आपके पास चौथा क्या हो जाएगा, फूल और पत्ते। तो हमें पता है जो आपके पास क्या होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, या आपके पास क्या होते हैं, उपभोक्ता की श्रेणी में पाए जाते हैं, जबकि हरे पौधे, नील हरित शैवाल, फूल पत्ते, ये आपके पास क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जो हमारे लिए क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न रहेगा, वो प्रश्न रहेगा, जीवनदायी गैस कहा जाता है, यानी कि जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियॉन। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, यानी कि आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, जो आपके पास क्या है, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस आपके पास क्या कहलाएगी, जो हमारी जीवनदायी गैस भी होती है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, यानी कि O2 जो हो जाएगी वो हमारे लिए आपके पास क्या होती है, जीवनदायी गैस कही जाती है। अगला प्रश्न, और ये प्रश्न आपके पास सेकंड लास्ट रहेगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि जो आपके पास नेचुरल सिलेक्शन है, प्राकृतिक चयन है, उसका सिद्धांत किसने दिया था, पहला लेमार्क ने, दूसरा अरस्तु ने, तीसरा डार्विन ने, चौथा स्पेंसर ने। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपके पास डार्विन है, डार्विन महोदय ने नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। और इसी सिद्धांत से हम लोगों को एक सीख भी लेनी है, जितनी हम लोग मेहनत करेंगे उतना हम लोगों का रिजल्ट भी मिलेगा। तो यानी कि जो आपके पास प्राकृतिक चयन का सिद्धांत वो आपके पास डार्विन ने दिया था। अगला अंतिम प्रश्न जो आपके पास रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव लेंथ भी बोलते हैं।
तो वेवलेंथ आपके पास किसकी ज़्यादा होगी, बैंगनी रंग की, हरे रंग की, लाल रंग की या आपके पास पीले रंग की। तो जिसका आपके पास आंसर वो आपके पास क्या हो जाएगा, जो लाल रंग होता है इसकी तरंग दैर्ध्य आपके पास सर्वाधिक होती है। यह आपके लिए अंतिम प्रश्न था, जो आपके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आपके पास आंसर देना है। वो क्वेश्चन रहेगा, किस रंग का वर्ण विक्षेपण सर्वाधिक होता है। कौन सा रंग है जिसका वर्ण विक्षेपण यानी जिसका वर्ण विक्षेपण सर्वाधिक होता है, यह आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इस श्रृंखला के लिए इतने ही प्रश्न थे। इसी प्रकार के श्रृंखला से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को दक्ष क्लासेस उत्तरकाशी को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप लोग बेल आइकन का प्रयोग जरूर करें, ताकि जो आपके पास नई वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। और जल्दी से हम लोग वनदरोगा के लिए टेस्ट सीरीज़ भी शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों में आप लोगों को उपलब्ध की जाएगी। धन्यवाद।